एवरीवन, ये इतिहास का 10वां वीडियो है जिसमें कि क्लास 12th के लिए मैं MCQs टाइप्स वीडियो बना रहा हूँ। और ये 10वां चैप्टर भी है। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, जिसमें केवल MCQs टाइप्स प्रश्न होंगे और आप लोग केवल रिवीजन की दृष्टि से देखिएगा। चलिए ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, यानी किससे जुड़ा था अस्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन की ओर अगर नज़र डालते हैं तो पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन है रिपन और ये चौथा ऑप्शन रिपन है। ठीक है, तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखें अगर हम, तो अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी किसने किया था। तो हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है जतरा भगत, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 है दुबिया गोसाई, ऑप्शन सी है भागीरथ ने और ऑप्शन डी है सिद्धू एवं कानू ने। तो जो सही उत्तर है इसका वह है सिद्धू एवं कानू ने। ठीक है, साथ साथ इस विद्रोह में इनके कुल मिला के ये 4 भाई थे और इन चारों ने हिस्सा लिया था। और नेतृत्वकर्ता के रूप में यदि देखा जाए तो सिद्धू एवं कानू थे, ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इनके और भाई यदि बात करें हम तो चांद एवं भैरव। ठीक है, चांद एवं भैरव भी थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें हम कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से बना रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए में मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी में है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी में है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी में है हो विद्रोह। तो हमने पिछला क्वेश्चन ही देखा था, इसी से रिलेटेड था, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो हम ऑप्शन की ओर देखें अगर, पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सही उत्तर की ओर अगर देखें हम तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो ऑप्शन की ओर देखें, पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है सिद्धू, तीसरा ऑप्शन है कालीराम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सेम ही क्वेश्चन है लगभग, इसका जो सही उत्तर है वह है सिद्धू। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह की ओर देखें अगर, पहला ऑप्शन है 1855, अगला ऑप्शन बी है 1851, ऑप्शन नंबर सी 1841, ऑप्शन नंबर डी 1832। तो सही उत्तर इसका होगा 1855। ठीक है, हम केवल इसमें जो महत्वपूर्ण इस चैप्टर में प्रश्न है सिर्फ उसे ही शामिल किए हैं। और रिवीजन की दृष्टि से और टेस्ट की दृष्टि से आप लोग इसका टेस्ट देंगे तो बेहतर होगा, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होने का चांसेस बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें अगर, ऑप्शन नंबर ए 1600 AD, ऑप्शन नंबर बी 1605, ऑप्शन नंबर सी 1610 और ऑप्शन नंबर डी 1615। तो जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए 1600 AD। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कुछ रिलेटेड पॉइंट। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी अपने द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी कि मर्चेंटों को कहें तो व्यापारियों को एक आज्ञा पत्र दिया था कि आप ईस्ट में जाके, पूर्व के देशों में जाके व्यापार करें। ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट ये है कि 1608 में वहाँ के जो महारानी है उन्होंने एक पत्र लिखा था यहाँ के शासक, तब उन्हें पता था कि यहाँ के शासक अकबर थे, किंतु उन्होंने अकबर के नाम से पत्र लिखा था अकबर के नाम से पत्र लिखा था, किंतु अकबर की देहांत जो है 1605 में हो गई थी। और ये पत्र जो है कैप्टन हॉकिंस के द्वारा उनके नेतृत्व में लेके आया गया था मुग़ल दरबार में। और मुग़ल दरबार में तब वहाँ के शासक जो उस समय जब 1608 में लेके आए थे तो जहांगीर हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखें अगर हम, तो कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बना यानी कब बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1797, दूसरा ऑप्शन है 1775, तीसरा ऑप्शन है 1805, चौथा ऑप्शन है 1793। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी है 1793। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखें हम, तो राजमहल पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे, यानी वे कौन से लोग ऐसे रहते थे जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम पहाड़ियाँ और संथाल लोग, यानी पहाड़ियाँ एवं संथाल लोग। और ऑप्शन नंबर बी में यदि बात करें हम तो पहाड़िया और भील लोग, ऑप्शन नंबर सी में है तो पहाड़िया तथा अंग्रेज़ लोग, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़िया और संथाल लोग रहा करते थे कहाँ, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है
कंपनी में अक्सर शक्तिशाली ज़मींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द क्या है? यहाँ कुछ मिस्टेक है थोड़ा, के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द था। ठीक है, तो हम ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है कोतवाल, दूसरा ऑप्शन है रैयत, तीसरा ऑप्शन है राजा, चौथा ऑप्शन है जोतदार। तो इसका थोड़ा सा ऑप्शन सेट करने में मिस्टेक हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी नीचे आ गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी हुआ करती थी? बंगाल में जो नीलामी की बिक्री होती थी, एक तरह से किसानों की ज़मीन की और उसके फसल का जो नीलामी होता था वो लगभग कितना प्रतिशत फर्जी हुआ करता था? तो ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है 95%, दूसरा ऑप्शन है 99%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 39%। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है 95%। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो प्रश्न है कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक ज़मींदारी हस्तांतरित कर दी गई, यानी कितने प्रतिशत ज़मीनों को ज़मींदारी में हस्तांतरित कर दी गई? तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन की ओर, तो पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 95%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 45%। तो सही उत्तर है इसका जो है 75% ऐसी भूमि थी जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत लागू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था, यानी कब से कब तक वह जीवित रहे थे? पहला ऑप्शन की ओर अगर देखें तो पहला ऑप्शन है 1838 से 1905 तक, दूसरा ऑप्शन है 1738 से 1805 तक, तीसरा ऑप्शन है 1638 से 1705 तक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर है इसका 1738 से 1805 तक इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखें हम, तो शिकमी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे पर देता था? जो शिकमी नामक रैयत हुआ करते थे, रैयत मीन्स किसान होते हैं, ठीक है, उसे कौन ज़मीन पट्टे पर दिया करते थे? तो हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है रैयत, दूसरा ऑप्शन कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ज़मींदार और चौथा ऑप्शन है इक़्तेदार। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए है रैयत। ठीक है, अगला प्रश्न है अमला, ठीक है, किसके द्वारा भेजा जाने वाला एक अधिकारी होता था? ठीक है, यानी भेजा हुआ अधिकारी होता था। तो हम ऑप्शन पे देखें, अगर पहला ऑप्शन है दीवान, दूसरा ऑप्शन है ज़मींदार, तीसरा ऑप्शन है कोतवाल और चौथा ऑप्शन है मनसबदार। तो सही उत्तर इसका है वह है ज़मींदार। ठीक है, तो ज़मींदार द्वारा अमला को भेजा जाता था किसके लिए? टैक्स वसूली के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, जोतदार कहाँ रहते थे? तो प्रश्न के ऑप्शन पे देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है गांव में, दूसरा ऑप्शन है शहर में, तीसरा ऑप्शन है महानगर में, चौथा ऑप्शन है कस्बों में। तो जो सही उत्तर है इसका यह है गांव में जोतदार लोग। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है पहले ऑप्शन ए 1820 से 1879 तक 79 तक, सॉरी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय है ना किसे दिया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन की यदि बात करें, ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, तीसरा ऑप्शन है डच, चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा इसका ये होगा उत्तर आपका पुर्तगाली। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो हम देखते हैं ऑप्शन की ओर, तो पहला ऑप्शन है आपका हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है मछलीपट्टनम, तीसरा ऑप्शन है कोचीन, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो सही उत्तर है इसका वह है मछलीपट्टनम। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम जो अंग्रेजी फैक्ट्री बनाने के लिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए जो अलाउ किया गया था वो सन 1600 में किया गया था। उसके बाद अंग्रेज जो भारत आए थे वह 1608 में भारत आए थे। ठीक है, पहली बार जहांगीर के दरबार में, किंतु ये प्रॉब्लम ये था कि 1608 में आए थे, उन्होंने लेटर लिखा था कि यानी कि अंग्रेजी आपका ये महारानी ने जो है ब्रिटिश की महारानी ने भारत के उस समय के शासक अकबर के नाम से लेटर लिखी थी, किंतु जो है अकबर का देहांत 1605 ईस्वी में हो गया था। तो ये लेटर लेकर के 1608 में जब आए थे कैप्टन हॉकिंस, तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को जो यहाँ पे फैक्ट्री खोलने का अलाउ किया गया था, तो वो सबसे पहली फैक्ट्री जो है गुजरात में इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तब वो समय था 1611 में जहांगीर ने आगे दी थी गुजरात में खोलने के लिए। फिर उसके बाद गुजरातियों ने विरोध किया, गुजरात के व्यापारियों ने, कि यहाँ पे फैक्ट्री ना खोली जाएगी। तो फिर इसके बाद जहांगीर ने उन्हें किसी अन्य जगह पे फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन देने की बात की और अंततः उन्हें परमिशन जो दिया गया था वो मद्रास वाले क्षेत्र में परमिशन दिया गया था और वही क्षेत्र था मसूलीपट्टनम। ठीक है, उसी का दूसरा नाम मछलीपट्टनम भी है। ठीक, तो ये जो टाइमिंग था वो था आपका सन 1613 ईस्वी। सन 1613 ईस्वी में आपका मसूलीपट्टनम में जो
फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक। उसके बाद फिर तब दोबारा यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, किंतु ये प्रथम फैक्ट्री का अलाउ की बात करें, यानी आगे कहाँ मिला था, तो पहली बार आगे गुजरात में मिला था 1611 में, और दूसरी बार जो है 1613 में मछलीपट्टनम में खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, यानी गोवा पर पुर्तगाली अधिकार कब हो गया था। तो पहला ऑप्शन है 1515 में, दूसरा ऑप्शन है 1512, तीसरा ऑप्शन है 1510, चौथा ऑप्शन है 1509। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी है सही, ये उत्तर 1510 में, ठीक है। तब पुर्तगाली ने जब अधिकार किया था गोवा पर, तो उस समय गोवा के जो है शासक थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रांसिस बुकनन कौन था, फ्रांसिस बुकनन कौन था। तो हम ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा ऑप्शन है गायक, तीसरा ऑप्शन है अभियंता, चौथा ऑप्शन है सर्वेक्षक। तो जो सही उत्तर है इसका यह है फ्रांसिस बुकनन कौन था, तो सर्वेक्षक था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, फ्रांसिस बुकनन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन की बात करें तो एनाल्स, दूसरा ऑप्शन है सबाल्टर्न, तीसरा ऑप्शन है मार्क्सवादी, चौथा ऑप्शन है समाजवादी। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनाल्स, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, फ्रांसिस बुकनन के विवरण से किस राजनीति के बारे में पता चलता है, यानी कहाँ की राजनीति के बारे में पता चलता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है गौड़, दूसरा ऑप्शन है संथाल, तीसरा ऑप्शन है कोल, चौथा ऑप्शन है हमार, और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी संथाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, यानी कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो किए गए कार्य थे उसके बारे में रिपोर्ट पेश करती है। तो पहला ऑप्शन की बात करें 11वीं रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है 21वीं रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है 5वीं रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं रिपोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन माने जाते थे, यानी किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, खैर इसके लिए इग्नोर करेंगे। हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, दूसरा ऑप्शन है बुकानन, तीसरा ऑप्शन है मुनरो एवं रीड और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो सही उत्तर है ये है मुनरो एवं रीड, ठीक। मुनरो एवं रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, इसीलिए इसे लागू नहीं की थी, इसका प्लानिंग किया था, इसलिए उसे जनक माना जाता है। मुनरो एवं रीड के दिमाग का उपज था ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। अगला देखते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, है ना, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन मार्टिन बर्ड, दूसरा ऑप्शन है रीड, तीसरा ऑप्शन मुनरो और चौथा ऑप्शन है बुकानन। तो यहाँ पर मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में, है ना, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर ली थी, यानी कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था उसके बाद फिर ये दीवानी प्राप्त की थी। पहला युद्ध की बात करें प्लासी युद्ध, दूसरा युद्ध बक्सर, तीसरा युद्ध पानीपत, चौथा युद्ध हल्दी घाटी। तो हम देखते हैं इसमें बक्सर का युद्ध है या फिर प्लासी का युद्ध है। तो ये लास्ट टाइम अंग्रेज़ों ने जब अपना शक्ति यहाँ पे स्थापित कर लिया, पूर्ण रूप से शासन शक्ति, तो वह बक्सर का युद्ध था और यहीं से शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी का विजय रथ। जब उसके बाद यहाँ से फिर भारत की आज़ादी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो खैर नहीं कहेंगे, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड ओवर था। उसके बाद ये सारा जो शासन शक्ति है वो 1858 में जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हैंड ओवर ले लिया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम देख रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अस्थायी रूप से, हम थोड़ा जल्दी चलना चाहते हैं, अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो हम देखते हैं तो सही ये उत्तर क्या होगा। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है रिपन और चौथा ऑप्शन है मेयो, ठीक है। तो जो सही उत्तर है ये रिपन है। रिपन के द्वारा 1881 से नियमित रूप से प्रति 10 वर्षीय जनगणना करनी शुरू की गई, किंतु प्रथम बार यदि बात करें 1871 में, तो 1871 में प्रथम जनगणना जो की गई थी, 1871 में 72 में, तो ये लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे की गई थी। किंतु इसका सही उत्तर है, क्योंकि प्रति 10 वर्ष के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, तो 1881 से प्रति 10 वर्ष लगातार किया जाना शुरू किया गया और 2011 तक तो लगातार हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। अब न्यू रिपोर्ट कब आती है पता नहीं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया। तो ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन है 1880, तीसरा ऑप्शन है 1885, चौथा ऑप्शन है 1890। तो दक्कन दंगा आयोग की जो स्थापना जो है या दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, वो 1875 में गठित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है। तो भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता किस सरकारी रिपोर्ट से चलता है। तो हम ऑप्शन पर देखें, पहला ऑप्शन है बुकानन की रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है 5वीं रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन दक्कन दंगा रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय कृषक यानी भारतीय किसानों की, तो इसकी जो जानकारी है लगभग सभी से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि बुकानन की रिपोर्ट ने भी कृषकों के बारे में बताया था, 5वीं रिपोर्ट भी कृषकों के बारे में, और दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट भी, क्योंकि दक्कन दंगा भी कृषकों से ही संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यदि देखें हम तो सिद्धू, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, सिद्धू। दूसरा ऑप्शन है आपका गोमधर कुंवर, तीसरा ऑप्शन है चित्तर सिंह और चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। तो जो सही उत्तर है ये उलगुलान विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह दोनों एक ही है, तो ये बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था।
इसका नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, तीसरा ऑप्शन है मद्रास, तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न और है इस वीडियो में, और इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे उसे मैंने शामिल करने का प्रयास किया। वनडे एग्जाम के साथ साथ क्लास 12 के साथ साथ वनडे एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रश्न है, और रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैंने पूरे बुक का लगभग 10वां चैप्टर आज शामिल कर रहे हैं, और प्रत्येक चैप्टर से वह सभी प्रश्नों को मैंने लेने का प्रयास किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण और लगातार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के लिए। तो भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन था। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कोलंबस, दूसरा ऑप्शन है रियो डी, तीसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लगभग ये 9th क्लास के हिस्ट्री में भी ये बताया गया, कई सारे ऐसे इतिहास में बताया गया जिसमें पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति या पहला यूरोपियंस के रूप में कौन सा देश आया था वह पुर्तगाल था, और व्यक्ति के रूप में यदि बात करें तो वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल बी चेक योर स्कोर। ओके, थैंक यू।